हैं, ये इंटीग्रेशन कैलकुलस पढ़ते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशंस क्या है, हमें ये पता जरूर होना चाहिए। अगर आपको कि जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स नहीं पता है तो फिर उसके पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता कि आपने केवल थ्योरेटिकल पढ़ लिया और उसका इम्प्लीकेशन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो हम इनका जो इस्तेमाल जो फाइनेंशियल जो कंपनीज है उनका स्ट्रेटजीज बनाने में कैसे करती हैं, जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज होती हैं वो कैसे बनती हैं वो देखेंगे। तो पहले हम ये कंबाइंड लीवरेज पढ़ लें। कंबाइंड लीवरेज के बारे में मैं बता चुका था पहले ही कि आपका ये क्या है, जो फाइनेंशियल लीवरेज है और जो ऑपरेटिंग लीवरेज है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। रही बात इसके फॉर्मूले की, तो जब हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं तो जो कंबाइंड लीवरेज होता है, जो ऑपरेटिंग लीवरेज होता है, उन दोनों के फॉर्मूले का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारे पास कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक, तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कंबाइंड लीवरेज इज एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ द टोटल रिस्क ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के टोटल रिस्क के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। दैट इज द रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड द रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि फाइनेंशियल लीवरेज और ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होते हैं, सेल्स में और अर्निंग पर शेयर्स में। जो ऑपरेटिंग लीवरेज होता है, आपका जो फिक्स्ड एसेट और वो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट जो लगाते हैं, वो आपका उससे रिलेटेड ऑपरेटिंग हो गया। और फाइनेंशियल लीवरेज में क्या हो गया, आपकी अर्निंग पर शेयर हो गया, जो ईबीआईटी एनालिसिस होता है वो आपका फाइनेंशियल लीवरेज हो गया। तो इन सब में जो रिस्क अराउंड हो रहा है, जिसमें सब में दोनों में रिस्क अराउंड होता है, तो ये जो कंबाइंड लीवरेज है वो आपका टोटल रिस्क दोनों का मिलाकर के, जो आपका कंबाइंड लीवरेज है, ये दोनों का टोटल रिस्क आपको इन्फॉर्मेशन उसकी देता है। ठीक, फाइनेंशियल लीवरेज में आपने पढ़ा था कि अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। ठीक, नाउ एज वी नो ऑलरेडी ऑपरेटिंग लीवरेज हैड इट्स इफेक्ट ऑन ऑपरेटिंग रिस्क। हम पहले से जानते हैं कि इसमें ऑपरेटिंग रिस्क, हमने इसका एक एग्जांपल किया था कि कैसे जब हम ऑपरेटिंग लीवरेज के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे तो उसमें कैसे जब आप उसमें किसी में इन्वेस्ट करते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज फिक्स्ड एसेट में, तो जब हाई आप इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो उसमें हाई रिस्क होता है, और जब लो करते हैं तो आपका लो रिस्क होता है। ठीक है, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है और रिस्क भी ज़्यादा होता है। ठीक, तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा रिस्क, ये आपने ऑपरेटिंग लीवरेज में हम लोग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक, सिमिलरली इसी तरह से अब देखिए फाइनेंशियल लीवरेज, परसेंटेज चेंज इन द ईबीआईटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स एंड फाइनेंशियल लीवरेज है इट्स इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल रिस्क। इसमें क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, ईपीएस दैट इज अर्निंग पर शेयर, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमने जो फाइनेंशियल रिस्क हमने इसमें क्या पढ़ा था, हमने जो इसमें पढ़ा था फाइनेंशियल लीवरेज में कि अर्निंग पर शेयर और डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व होगा वो रिस्क, सिंस बोथ दीज लेवरेज आर रिलेटेड एंड हैव एन इफेक्ट ऑन ईपीएस। अब इन दोनों का इफेक्ट कहां पर पड़ता है, ईपीएस पर, इस पर अर्निंग पर शेयर पर। ये क्योंकि हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अभी हम इसका एक एग्जांपल लेकर के और देखते हैं। इफ कंबाइंड लीवरेज इज ऑब्टेन्ड इट विल बी इंडिकेट द टोटल रिस्क ऑफ द कंपनी। ठीक, हेंस फाइनेंस मैनेजर में रिसोर्ट टू कैलकुलेट कंबाइंड लीवरेज टू मेक द डिसीजन मोर प्रिसाइज एंड एडवांटेजियस। अब यहाँ पर करें कि अगर आप कंबाइंड लीवरेज निकालते हैं उससे आपको जो टोटल रिस्क के बारे में इंडिकेशन मिलता है, कंपनी के टोटल रिस्क के बारे में इंडिकेशन मिलता है। तो जो फाइनेंस मैनेजर है, जैसे मान लीजिए आप फाइनेंस मैनेजर कंपनी में बन गए, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, आप जो कंबाइंड लीवरेज कैलकुलेट करेंगे उससे आपको जो डिसीजन लेने में, जो फाइनेंशियल डिसीजन लेने में, एक तो उसमें बहुत हेल्प मिल जाएगी और उसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं, आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं और अपने रिस्क को भी कर सकते हैं। अब एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये जो हम निकाल रहे हैं लीवरेज जो भी है, ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है। जो लीवरेज जो है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है। उसमें क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको कितना फंड कहाँ से रेज करना है, आपको कितना फंड कहाँ से रेज करना है। जैसे कल हमने बताया था कि कुछ फंड हमने रेज किया बोरोइंग से और कुछ फंड हमने रेज किया शेयर्स को इशू करके। हमने
कुछ फंड बोरिंग से रेज कर लिया और कुछ फंड हमने शेयर से कर लिया। तो अब ये जो हमारे पास लीवरेज है हमें ये बताते हैं कि हमें कितना कैपिटल बोरो करना है और कितना कैपिटल हमें शेयर में लगाना है। अभी जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे जो आपके पास मैंने जो कैपिटल के फंड रेज के आपके बारे में जो रिसोर्सेज बताए थे आपको मैंने उसमें कई चीजें बताई थी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, स्टॉक बॉन्ड, ये सब सारी चीजें बताई थी। तो जब हम आगे पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर आपने जो अगली यूनिट आई उसमें हम पढ़ते हैं कि इनका कितना कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कितना कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि डेप्ट हम कितना लें और इक्विटी कितनी, वो कैसे पता चलेगा। हम यहाँ पर लीवरेज से पता लगा सकते हैं रिस्क जान करके। जो हमारे पास रिस्क होता है हम उससे एक आइडिया लगा लेंगे कि हमारे पास कितना डेप्ट है और कितना हमारे पास इक्विटी है, हमारे पास कितना डेप्ट और कितना इक्विटी है, उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। अब देखिए कंबाइंड लीवरेज या इसी को कंपोजिट लीवरेज भी बोलते हैं, इसी को कंपोजिट लीवरेज भी बोलते हैं। तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट कंबाइंड लीवरेज, जो कंबाइंड लीवरेज है उसके कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। देखिए कंबाइंड लीवरेज सीएल इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। मैंने अभी यही चीज बताई थी आपको, अभी यही चीज बताई थी क्या कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग लीवरेज है और जो फाइनेंशियल लीवरेज है हम उसका मल्टीप्लिकेशन कर दें, हम उसका मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारे पास कंबाइंड लीवरेज आ जाता है, क्योंकि हमें इसमें टोटल रिस्क इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर अब देखिए कंबाइंड लीवरेज में क्या किया हमने, ऑपरेटिंग लीवरेज रख दिया दैट इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ईबीआईटी कट गया, बचेगा क्या, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये हो गया आपका कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला। दिस इज फॉर्मूला फॉर योर कंबाइंड लीवरेज। अल्टरनेटिवली अगर हमें डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज या कंपोजिट लीवरेज कैलकुलेट करनी है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिग्री ऑफ सीएल, सीएल इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इनटू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीटी का मतलब है अर्निंग बिफोर टैक्स, यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है याद रखिएगा, ईबीआईटी होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और यहाँ पर होता है अर्निंग बिफोर टैक्स। तो हमारे पास बचेगा क्या, दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तब ये थोड़ा और अच्छे से हम इसको समझते हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन्स द कंबाइंड लीवरेज। क्या है, एरवन कंपनी लिमिटेड हैज सोल्ड 2000 यूनिट्स एट 10% $10 पर यूनिट। एरवन कंपनी ने 2000 यूनिट सेल की हैं $10 पर यूनिट के हिसाब से। अब ये क्या है, मतलब कि उसने शेयर इशू किए हैं। यहाँ पर एरवन कंपनी लिमिटेड हैज सोल्ड 2000 यूनिट्स एट $10 पर यूनिट, इसका मतलब कि उसने 2000 शेयर इशू की हैं जिसमें से पर शेयर की कीमत है $10। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द कंपनी इज पर यूनिट एंड द फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 2000। जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द कंपनी इज पर यूनिट एंड द फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कितनी है, 2000। द डेप्ट बर्डन, द डेप्ट बर्डन कितना है, इज 10% ऑन 400 बॉन्ड्स ऑफ $10 ईच। बट डेप्ट का बर्डन कितना, अब मतलब यहाँ पर उसने बॉन्ड इशू किए हैं, ये बोरिंग कितने पर, 10% पर, और एक बॉन्ड की कीमत कितनी है, $10। एंड द इक्विटी कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 300 शेयर, जो इक्विटी कैपिटल है वो आपके पास है 300 शेयर ऑफ $10 ईच, ये भी $10 का है। नाउ द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू कम अंडर द टैक्स बकेट ऑफ 50%। अब कंपनी को क्या अनुमान है, कंपनी आ रही है टैक्स के अंदर में कितना, 50%। आपका 50% टैक्स उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसको देना पड़ सकता है। नाउ कैलकुलेट ईबीआईटी एंड ईपीएस। याद रखिएगा आपका अगला जस्ट इसके बाद वाला चैप्टर है ईबीआईटी ईपीएस, ईबीआईटी ईपीएस। वैसे पहले तो हमको यही ईबीआईटी ईपीएस पढ़ लेना चाहिए, लेकिन आपके सिलेबस में थोड़ा सा आगे पीछे दिया हुआ है, ठीक। तो ईबीआईटी एंड ईपीएस कैलकुलेट करना है और हमें कैलकुलेट करना है कंबाइंड लीवरेज। साथ में
assuming that the company has increased sales by 10%, हमें ये भी अज्यूम करके चलना है कि कंपनी की सेल्स 10% बढ़ गई है। कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस, अब जो कंपनी की परफॉर्मेंस है हमें उस पर बताना है कि क्या उसका रिजल्ट निकला। ठीक, तो देखिए अब नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, नंबर यहां पर हमने एक उसकी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ, नॉर्मल सिचुएशन कितनी है और इंक्रीज सेल्स सिचुएशन कितनी है। जब 10% बढ़ गया है तब की बात है ये, ठीक है ना। हमने ये मान के चला है कि हमारी सेल 10% बढ़ गई है नॉर्मल सिचुएशन में। जो हमने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड की है वो कितनी है, 2000। ठीक, हमारी इंक्रीज सेल सिचुएशन में कितनी हो जाएगी, जो बेची है तो उसकी, ये नॉर्मल सिचुएशन 2000 की है, 10% बढ़ गई तो 2000 का 10% 2200, 2000 का 10% 2200, तो हमारे पास 2000 का 10% कितना, 200, तो 2000 प्लस 200 2200 हो गया। ठीक, नाउ सेल्स एट $10 पर यूनिट, जो आपकी सेल्स है वो $10 पर यूनिट है, तो $1 की है वो $10 है एक यूनिट की, तो आपके $2000 की कितनी हो गई, 2000 इंटू 10, तो हो गई आपकी 20,000, आपकी हो गई 20,000। और यही जब 10% बढ़ जाएगी तो 20,000 का 10% 2000, तो 2000 प्लस 20,000 ये आपका आ गया कितना, 22,000, ये रहा आपका। नाउ अब हमें इसमें से वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट जो जो हमने दिया है वो सब हटा देना है। क्यों, क्योंकि हमें निकालना है अर्निंग, अर्निंग की टैक्स के बाद, वो इंटरेस्ट और टैक्स के बाद निकालनी है और एक टैक्स के बाद निकालनी है। ठीक, तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट थी वो कितनी है, 7%, मेरे ख्याल से वहां पर दिया नहीं है, वो आगे वहां पर वो भूल गए हैं। तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है 7% पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 7% पर यूनिट। तो अब हमें इसका 2000 का 7% निकाल देना है, 2000 का 7% निकाल देना है, मेरे ख्याल से 70%। यहाँ पर एक मिनट जरा न्यूमेरिकल देख लें, ये रहा आपका, कहाँ है, द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द कंपनी इज पर यूनिट एंड द फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 2000। ठीक है, तो यहाँ पर 7% ये दिया नहीं हुआ है, तो हम आगे देख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट है 7% पर यूनिट, 7% पर यूनिट, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, वो पर यूनिट 7% है, तो मतलब कि 10 रुपए में 7, तो उसी हिसाब से हम इसका टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14,000, आपका पर यूनिट के हिसाब से 14,000। यहां पर जो निकालेंगे 7% इसका कितना हो जाएगा, 15,400। अब हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन आया है वो कितना है, कंट्रीब्यूशन में 20,000 माइनस 14,000, यहाँ पर 22,000 माइनस 15,400, हमने ये अपना लेस कर दिया। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन जो हमने आया था वो आ गया यहाँ पर नॉर्मल सिचुएशन में 6,000, और यहाँ पर जो इंक्रीज है उस सिचुएशन में 6,600। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 2000, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 2000, तो हम उसको भी घटा दें, तो 6000 में से 2000 गए, बचे 4000, यहाँ पर 6600 में 2000 चले गए तो 4600। अब कह रहे हैं कि जो हमारे पास इसमें इंटरेस्ट है बॉन्ड में, जो हमने बॉन्ड इशू किए हैं कितने, 400, जो 400, तो 400 एक बॉन्ड की कीमत कितनी है हमारे पास, वो है 10 रुपए। तो हम जो 4000 आया है उसका 10% हम लेस कर रहे हैं, तो 4000 का 10% कितना, 400, 4000 का 10% 400, तो यहाँ पर देखिए 400। अब यहाँ पर देखिए जो हमने 400 बॉन्ड इशू किए थे, एक की कीमत थी हमारे पास कितनी, 10, तो 400 बॉन्ड की कीमत हो गई हमारे पास 4000, तो 4000 का 10% हम यहाँ पर लेस कर रहे हैं, जो हमने इंटरेस्ट पे किया है 4000 का 10%, तो ये हमने 4000 में 400 यहाँ लेस किया और 4600 में 400 यहाँ पर लेस किया। ठीक, ये आ गया आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स। अभी जो 50% टैक्स बकेट में आ रहा है अभी वो नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स कितनी आई है, यहाँ पर जो नॉर्मल सिचुएशन है उसमें आई है 3600, 3600, और यहाँ पर आई है 4200। अब कह रहे हैं कि इसमें से हमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 50% टैक्स हमें पे करना पड़ सकता है, हमें 50% टैक्स पे करना पड़ सकता है।
तो अब हमें कितना देना पड़ेगा, जो हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स, अभी तो हमारे पास जो भी है उसमें हमने टैक्स पे नहीं किया, तो हमारे पास 50% टैक्स पे करना है। तो 3600 का 50%, ये हमारे पास अर्निंग आई थी, हमारे पास ये अर्निंग थी 3600, उसमें से 50% हमने टैक्स पे कर दिया, तो कितना टैक्स पे हुआ 1800, 1800। यहाँ पर हमने पास 4200 था, तो उसका 50% कितना हुआ 2100, 2100। तो अब हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स, अब हमने टैक्स वैक्स पे कर दिया, अब हमारे पास जो अर्निंग आई है वो कितनी है, वो आई है, जो नॉर्मल सिचुएशन है उसमें 1800, और जो हमारे पास इंक्रीज सिचुएशन है उसमें 2100, 2100। अब यहां पर देखिए, अर्निंग आफ्टर अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब इसका मतलब है कि जो हमारे पास शेयर होल्डर्स के लिए अमाउंट अवेलेबल है वो कितना है, 1800 नॉर्मल सिचुएशन में, और जो इंक्रीज सिचुएशन है वो है 2100। ठीक, अब क्या है, हमें नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने हैं 300, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 300। तो अब हमारे पास क्या, अर्निंग पर शेयर अगर निकालना हो, अर्निंग पर शेयर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें से 1800 बाई 300 और यहाँ पर 2100 डिवाइडेड बाई 300। ठीक, तो कितना आ जाएगा, एक का आएगा 6, एक का आएगा 7, एक का आएगा 6 और एक का आएगा 7। अर्निंग पर शेयर जो होती है 6 और 7, हमारे पास जो भी इनकम आई है उसमें से जो हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं अगर हम उससे डिवाइड कर दें, यहाँ पर नॉर्मल सिचुएशन है, तो अर्निंग पर शेयर अगर आपने जो लगाया, जो एक शेयर की जो हमको से अर्निंग हो रही है वो हो रही है नॉर्मल सिचुएशन में $6 की, और जो इंक्रीज सिचुएशन है उसमें आपको हो रही है $7 की। देखिए यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, अर्निंग पर शेयर ईपीएस, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो दोनों सिचुएशन में देखिए 1800 बाई 300 एंड 2100 बाई 300, तो एक में आया 6 और एक में आया 7। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या, कंबाइंड लीवरेज। तो कंबाइंड लीवरेज की हमारे पास क्या फॉर्मूला था, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस एंड परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो हमारे पास देखिए चेंज कितना हुआ यहाँ पर ईपीएस में, 6 से 7, 6 से 7 का चेंज हुआ, तो इसका परसेंटेज चेंज निकाल लीजिए। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आप परसेंटेज निकालेंगे 7 माइनस 6 कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाई 6, कितने से चेंज हुआ, आया 0.166 इंटू 100, ये आपका कितना 16.67, ये आपका आ गया परसेंटेज चेंज, ये आ गया आपका परसेंटेज चेंज। ठीक, ये आपका किसमें है, अर्निंग पर शेयर में, अर्निंग पर शेयर में आपका परसेंटेज चेंज है 16.67। अब आपको निकालना है सेल्स में, सेल पहले कितनी थी 2000, आपकी सेल थी 2000, तो बढ़ी कितनी 200, 2200 यूनिट हो गई थी, तो 2200 माइनस 2000 कितना आएगा 200, 200 बटे 2000 डिवाइडेड बाई 2000 कितना आएगा 0.1, इसमें 100 का मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा 10, ये आ गया आपका 10%। जो सेल्स में चेंजेस है वो है आपका 10%, जो अर्निंग पर शेयर में चेंज है वो है 16.67%। तो आपका कंपोजिट लीवरेज कितना हो जाएगा, आपका कंपोजिट लीवरेज कितना हो जाएगा, हम इसको जरा निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 0.167 डिवाइडेड बाई 0.1, ये कितना आया आपके पास, ये आ गया 1.67, ये आ गया आपका 1.67। ठीक,
ये है आपका डिग्री ऑफ कंपोजिट लीवरेज, ये आ गया आपका डिग्री ऑफ कंपोजिट लीवरेज। ठीक, तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ कंपोजिट लीवरेज। अब अगर ये जो चीज आई है, ये चीज आई है, अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? देखिए इसमें क्या है, द परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज 10%, दैट इज फ्रॉम 2000 यूनिट्स टू 2200 यूनिट्स, whereas the percentage change in earning per share is 16.67, that is 1 by 6 into 100 approximately. This indicates that every 1% change in sales level results in 1.67% change in EPS. इसका मतलब कि आपके सेल में अगर 1% की चेंज होती है, आपकी सेल्स में अगर 1% की चेंज होती है, तो आपके जो अर्निंग पर शेयर है उसमें 1.67% का चेंज होता है। अगर आपकी सेल 1% बढ़ती है तो आपके जो अर्निंग पर शेयर है वो 1.67% बढ़ जाएगा। ठीक, दिस इज पॉजिटिव लीवरेज। अब यहां पर देख लीजिए, दिस इज पॉजिटिव लीवरेज एज द चेंजेस इन द सेल्स एंड इन ईपीएस आर चेंजिंग इन द सेम डायरेक्शन पॉजिटिवली। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास ये सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है, ये हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, जैसे जब हमारे पास अगर लॉस वाला केस होता है तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा जो सेल्स बढ़ रही है तो हमारा अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगी। इसका मतलब कि अगर हमारा जस्ट इसका अपोजिट होता, अगर हमारी सेल्स घटती तो हमारी अर्निंग पर शेयर भी घट जाती, हमारी अर्निंग पर शेयर भी घट जाती, मींस दैट इज हायर देन ब्रेक इवन लेवल। आपको जो ब्रेक इवन लेवल है उससे ऊपर आपकी इनकम हो रही है, आपकी इनकम जो है जो ब्रेक इवन पॉइंट है उससे ऊपर हो रही है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपको ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपका प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है। ठीक, तो जब ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, जब ये वैल्यू पॉजिटिव आई है और ये इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब कि आपके ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा है और इसका मतलब है कि आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है, अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है सेल्स बढ़ने के साथ ही। अब इसके थोड़ा कंक्लूजन हैं वो देख लेते हैं कि वो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहे हैं। इन कंक्लूजन, इट कैन बी इन्फर्ड दैट द variation in operating leverage is due to the operating fixed cost over a range of volume of sales। अगर आपका जो ऑपरेटिंग लीवरेज में कुछ चेंज होते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज में चेंज होते हैं किसके कारण? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट के कारण, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट के कारण। तो उससे क्या होगा, जो आपका वॉल्यूम ऑफ सेल्स है उसमें भी चेंज होंगे, उसमें भी चेंज होंगे। ठीक, द वेरिएशन इन फाइनेंशियल लीवरेज इज ड्यू टू द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस टू बी इनकर्ड इन द कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर आपके जो फाइनेंशियल लीवरेज में कुछ वेरिएशन होते हैं, किसके कारण? फाइनेंशियल जो फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस हैं उनके कारण। अगर फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस के कारण आपके फाइनेंशियल लीवरेज में कोई वेरिएशन होता है तो जो आपकी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है, आपका जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंज होंगे। अब देखिए, जैसे आपके कंपनी के जो कैपिटल स्ट्रक्चर है आपने उसमें कुछ चेंज किया, आपने उसमें कुछ चेंज किया तो आपके फाइनेंशियल जो फिक्स चार्जेस हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, उसमें चेंज होगी तो आपके जो फाइनेंशियल लीवरेज है उसमें भी चेंजेस हो गए। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, अगर आपने वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ाया, आपने वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ाया तो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसके भी बढ़ेंगे, वो भी बढ़ जाएगा। तो उससे क्या है, आपके जो ऑपरेटिंग लीवरेज है उसमें भी चेंजेस होंगे, उसमें भी वेरिएशन आ जाएगा। उसका हम पीछे फॉर्मूले में क्या देख चुके हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला था ऑपरेटिंग लीवरेज का, तो उसमें हमने क्या बताया था कि उसमें हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्या था, वॉल्यूम ऑफ सेल्स। ऑपरेटिंग लीवरेज में हमारे पास क्या थी, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेल्स। तो अगर आपकी सेल चेंज होगी, सेल चेंज हो रही है तो आपके फिक्स्ड कॉस्ट में भी इंपैक्ट पड़ेगा।
जिससे क्या होगा, आपका जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो भी वेरीज करेगा, वो भी वेरी करेगा। सिमिलरली यही चीज अगर आप अपनी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, आप या बोरोइंग कर रहे हैं या आप डेप्ट ले रहे हैं, आपको भी कुछ भी कर रहे हैं, कंपनी में फंड रेज कर रहे हैं या कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, तो उससे आप कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, तो आपके क्या है उसमें कुछ फाइनेंशियल चार्जेस लगते हैं, कुछ फाइनेंशियल फिक्स चार्जेस होते हैं। तो वो जब फाइनेंशियल फिक्स चार्जेस चेंज होंगे, वेरी करेंगे, तो आपका जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो भी वेरी करेगा, वो भी वेरी करेगा। और जब ये दोनों वेरी करेंगे, फाइनेंशियल लीवरेज और आपका ऑपरेटिंग लीवरेज, देन कंबाइंड लीवरेज भी उसमें चेंजेस होंगे, कंबाइंड लीवरेज में भी चेंज होंगे। कैसे, देखिए, द कंबाइंड लीवरेज इंडिकेट्स द नेट इफेक्ट ऑन अर्निंग पर शेयर। ये क्या दिखाता है, ये आपका अर्निंग पर शेयर को इंडिकेट करता है। जस्ट अभी हमने निकाला, ठीक है ना, जस्ट हमने अभी निकाला कि कैसे अर्निंग पर शेयर हम निकाल रहे हैं। द कंबाइंड लीवरेज इंडिकेट्स द नेट इफेक्ट ऑन अर्निंग पर शेयर ड्यू टू ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। जो आपका अर्निंग पर शेयर में जो इफेक्ट पड़ रहा है वो किसके कारण हो रहा है, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। अब यहां पर जरा एक फॉर्मूला देखिए, मैंने पीछे आपको एक फॉर्मूला बताया है, कंबाइंड लीवरेज इक्वल टू फाइनेंशियल लीवरेज इनटू ये ऑपरेटिंग लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज इक्वल टू फाइनेंशियल लीवरेज इनटू ऑपरेटिंग लीवरेज। तो अब देखिए कि अगर हम यहां से चाहे ऑपरेटिंग लीवरेज चेंज करें या हम फाइनेंशियल लीवरेज को चेंज करें, तो उसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा, आपके कंबाइंड लीवरेज पर, आपके कंबाइंड लीवरेज पर। ये जो फॉर्मूला लिखा है, जो फॉर्मूला लिखा है, तो यहाँ पर देखिए इसमें से कहीं से भी हम चेंज करें चाहे ऑपरेटिंग लीवरेज में, तो उसका अर्निंग पर शेयर इफेक्ट होगा ही होगा, उसके ईपीएस में चेंज पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हम वही बता रहे हैं कि जो कंबाइंड लीवरेज है, जो आपका कंबाइंड लीवरेज है, अगर ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज में चेंजेस होते हैं तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा आपके ईपीएस पर। ठीक, मे बी बोथ ऑफ देम बीइंग पॉजिटिव और वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव, और बोथ आर नेगेटिव और बोथ आर एट एन इंडेफिनेबल स्टेट ब्रेक एनालिसिस। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पर जो दोनों में चेंजेस हैं, दोनों में चेंजेस कैसे हो सकते हैं, मान लीजिए कि आपका ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा फाइनेंशियल लीवरेज कम, ये जस्ट इसका वाइस वर्सा भी मान लीजिए, फाइनेंशियल लीवरेज आपका ज्यादा और ऑपरेटिंग लीवरेज कम, मतलब कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या आप दोनों पॉजिटिव ले लीजिए या आप दोनों नेगेटिव ले लीजिए या आप दोनों इंडेफिनेबल मान लीजिए, मतलब कि दोनों ब्रेक इवन पॉइंट पर हैं। इनमें से अगर कुछ भी कंडीशन होती है, इनमें से अगर कुछ भी कंडीशन होती है तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा आपके कंबाइंड लीवरेज पर, चाहे फाइनेंशियल लीवरेज चाहे पॉजिटिवली बढ़े चाहे नेगेटिवली बढ़े, ऑपरेटिंग लीवरेज चाहे पॉजिटिवली बढ़े चाहे नेगेटिवली बढ़े, ठीक, ये दोनों पॉजिटिवली बढ़े ये दोनों नेगेटिवली बढ़े, ये दोनों में ज्यादा कुछ चेंजेस ना हो, ब्रेक इवन लेवल पर ही रहें, तो आपका जो भी चेंज आएगा उसका नेट इम्पैक्ट, मतलब कि उन दोनों के चेंजेस का इम्पैक्ट कहां पड़ेगा, आपके अर्निंग पर शेयर पर। अब इसको एक हम थोड़ा सा एग्जांपल इस तरह से लेते हैं, मान लीजिए किसी कोई एक कंपनी है, मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उस नए प्रोजेक्ट में क्या करना है, आपको फंड रेज करना है, आपको फंड रेज करना है। अब अगर कंपनी ने कुछ बोरिंग ले ली और कुछ शेयर इशू कर दिए, कंपनी ने जैसे रिलायंस वगैरह है, अभी जब रिफाइनरी कंपनी स्टार्ट की तो उसमें क्या है कुछ इक्विटी इशू की होगी और कुछ जो है उसने बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बोरोइंग ले ली, उसने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। अब अगर उनके जो भी फाइनेंशियल, अब पता चला कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स लगा दिए जिसकी वजह से टैक्सेस बढ़ गए, टैक्सेस बढ़ गए, या कुछ ऐसा मान लीजिए कि वहां कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से उसके जो प्रोजेक्ट हैं उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं। अब अगर वो सोच रही कि हम अपने फिक्स्ड कॉस्ट का पैसा लेस कर दें, हम अपना फिक्स्ड कॉस्ट कम कर दें, तो क्या होगा, प्रोडक्ट का जो प्रोजेक्ट है उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, जो लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया है अब उसको कैसे उसको हैंडल करेंगे। तो सीधी सी बात है, लोग जब उससे अपने पैसा खींचना चालू कर देंगे, जब उसकी कॉस्ट बढ़ेगी टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट कम होगा, जिससे क्या होगा, आपकी
यह क्यों हुआ है? ये इसलिए क्योंकि कंपनी ने अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को कम कर दिया। तो उससे क्या होगा, आपका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? अर्निंग पर शेयर पर। क्यों? क्योंकि उससे आपके शेयर्स की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। जब शेयर्स की वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो फिर उसका मतलब कि शेयर्स की वैल्यू कम हो रही, तो उसका अर्निंग पर शेयर आपका कम हो जाएगा। तो हम वही चीज बता रहे हैं यहाँ पर कि जो अगर आपके चाहे फिक्स्ड कॉस्ट हो, चाहे आपके फाइनेंशियल चार्जेस हों, मीन्स कि आपके चाहे ऑपरेटिंग लीवरेज हो, चाहे फाइनेंशियल लीवरेज हो, अगर इनमें कहीं कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है तो उसका इम्पैक्ट आपके जो अर्निंग पर शेयर है उस पर पड़ता है। ठीक। हाउएवर द कॉन्सेप्ट ऑफ लीवरेज हेल्प्स द फाइनेंशियल मैनेजर इन मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। जो ये लीवरेज का कॉन्सेप्ट है वो फाइनेंशियल मैनेजर को किस लिए हेल्प करता है? वो हेल्प करता है आपके जो वॉल्यूम ऑफ सेल्स, सेल्स वॉल्यूम है उसके एक्सचेंज के इम्पैक्ट को एनालिसिस करने में। मतलब कि अगर आपका जो वॉल्यूम ऑफ सेल्स है उसमें कोई चेंज हो रहा है तो आपको जो ये फाइनेंशियल मैनेजर होगा उसको हेल्प मिलती है। अगर आपका जो फाइनेंशियल लीवरेज है या ऑपरेटिंग लीवरेज है या कंबाइंड लीवरेज है, उससे जो मैनेजर होगा या आपका सीए होगा या आपका जो वहां पर फाइनेंस मैनेजर से रिलेटेड जो भी होगा, तो अगर आपकी कम अर्निंग पर शेयर कम हो रही है या ज्यादा हो रही है तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि आपका वॉल्यूम ऑफ सेल्स कितना घट रहा है या बढ़ रहा है। इसके अलावा इन मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज ड्यू टू फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, आपका जो फाइनेंशियल लीवरेज है, अगर आपके जो फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज हैं और जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके एनालिसिस में भी ध्यान देता है, उसमें एनालिसिस में भी ध्यान देते। जो कैपिटल स्ट्रक्चर, अभी क्या कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको कितना बोरो करना है ये मैंने भी बताया था आपको, डेब्ट कितना रखना है, इक्विटी कितना रखना है। जब मैंने इसमें फाइनेंशियल उसमें लीवरेज में बता रहा था तो मैंने बताया था कि अगर आपका बोरोइंग ज़्यादा है, आपका बोरोइंग ज़्यादा है तो आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, तो आपका जो इम्पैक्ट है फाइनेंशियल लीवरेज का कैसे अफेक्ट हो सकता है। जब रिस्क ज़्यादा तो प्रॉफिट ज़्यादा। ठीक। ऐसे ही जब आपने उसमें, मैंने एक एग्जांपल दिया था घर खरीदने वाला जिसमें बोरोइंग ज़्यादा थी और उसने फाइनेंसिंग कर लिया था, और एक था जिसने कॉस्ट सीधा सीधा पूरा कैश पर ले लिया था। तो एक में क्या था, उसमें था कि जिसने बोरोइंग लिया उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा था, लेकिन जब उसने लॉस पर बेचा तो उसका लॉस भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जा रहा था। तो अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर जो कंपोजिट लीवरेज है वो, अगर हम फाइनेंशियल लीवरेज और ऑपरेटिंग लीवरेज इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें तो हमारे पास कंपोजिट लीवरेज जो कि नेट इम्पैक्ट है किसमें, ईपीएस में दिखाई देगा। हमारे पास इसका ईपीएस अर्निंग पर शेयर में पूरा नेट इम्पैक्ट दिखाई देगा। ठीक। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसके बाद फिर हम इसको आगे देखते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सिग्मा लिमिटेड। अब ये थोड़ा थोड़ा सा कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है और हम इसमें अर्निंग पर शेयर और लीवरेज को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सिग्मा लिमिटेड हैज टोटल कैपिटल ऑफ $5 लाख। एक कंपनी है जिसका टोटल कैपिटल है $5 लाख, कंसिस्टिंग ऑफ, उस $5 लाख में क्या क्या है याद रखिएगा, $3 लाख ऑफ 6% डिबेंचर, उसमें से $3 लाख जो है 6% के डिबेंचर है, एंड 2 लाख ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ $100 पर ईच, और $2 लाख के जो है इक्विटी शेयर है जिसमें से एक की कीमत है $100। ठीक। तो इसका मतलब कितना हुआ, आपके 2000 इक्विटी शेयर, आपके इक्विटी शेयर कितने हैं 2000, एक की कीमत है आपकी ₹100 तो 2000 की कीमत हो गई $2 लाख। जो डिबेंचर्स हैं जो 6% पर इशू किए गए हैं उनकी कीमत है आपकी 3 लाख। द कंपनी करंटली सेल्स 50,000 यूनिट। अब उसने जो बेचा है प्रोडक्ट उसमें 50,000 यूनिट्स बेची है। ठीक। किस रेट पर, एट द रेट ऑफ $8 पर यूनिट, $8 पर यूनिट पर। तो इसका मतलब कि अब उसको, उसकी जो टोटल सेल है वो कितनी है, 50,000 इंटू 8 कितनी हो गई, 4 लाख। ठीक। वेरिएबल कॉस्ट इज $3 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है $3 पर यूनिट, तो ये कितनी हो गई 1.5 लाख।
फिक्स्ड कॉस्ट इज $80,000, जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो $80,000 है। द कंपनी कम्स अंडर 50% कारपोरेट टैक्स ब्रैकेट, जो कंपनी का टैक्स है वो 50% है। इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर द कंपनी एक्सपेक्ट एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द सेल्स वॉल्यूम, जो अपकमिंग ईयर है उसमें कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि उसकी सेल 20% बढ़ जाएगी। तो आपको ईपीएस और लीवरेज को कैलकुलेट करना है, अर्निंग पर शेयर को और लीवरेज को कैलकुलेट करना है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के सवाल हैं, याद रखिएगा। पहली बात देखिए, जो एग्जिस्टिंग है और जो फ्यूचर प्लान है, जो एग्जिस्टिंग है जो फ्यूचर प्लान है, आपकी सेल्स बढ़ रही है कितना, 20%। सेल्स बढ़ रही है आपकी 20%, ठीक है ना। जो नॉर्मल सिचुएशन है 50,000 यूनिट है, 50,000 यूनिट। जब आपकी 20% बढ़ गई, जब आपकी 20% बढ़ गई तो 50,000 का 20% 10,000, तो 50 प्लस 10 60,000, ये रहा आपका, ठीक। तो अब हम एक 50,000 के लिए निकालेंगे और एक निकालेंगे हम 60,000 के लिए। तो जब 50,000 यूनिट बेची है हमने $8 पर यूनिट के हिसाब से, तो हमारे पास टोटल सेल्स कितनी है, $4 लाख की। जब हमने इंक्रीज किया है तो हमने $8 के हिसाब से जो बेचा है तो उसकी सेल है तो टोटल 4,80,000 की। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो $3 पर यूनिट है, तो 50,000 के हिसाब से 1,50,000, यहाँ पर 1,80,000। क्यों, 50,000 इंटू 3 तो 1,50,000, यहाँ पर 60,000 इंटू 3 1,80,000। अब कॉन्ट्रीब्यूशन के आया, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जो हमारे पास सेल्स होती है उसमें जो हम वेरिएबल कॉस्ट को घटा देते हैं, हम उसमें वेरिएबल कॉस्ट को घटा देते हैं। 4 लाख में से 1,50,000 को घटा दिया, हमारे पास कंट्रीब्यूशन आया नॉर्मल सिचुएशन है 2,50,000, ठीक। और जो हमारे पास इंक्रीज सेल है जो कमिंग ईयर्स में, उसमें 4,80,000 में से हमने 1,80,000 वेरिएबल कॉस्ट घटा दिया है, तो हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन आया है वो आया है 3 लाख। अब हमें फिक्स कॉस्ट घटानी है, फिक्स कॉस्ट पर अन्ना पूरी वही है 80,000, तो 2,50,000 में हमारे पास कितना आ गया, 1,70,000, और यहाँ पर 3 लाख में 80,000 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2,20,000, ठीक। लेकिन ये हमारे पास ये क्या आया है, प्रॉफिट। जो ये प्रॉफिट आया है हमने अभी इसमें कुछ भी पे नहीं किया है, हमने इसमें अभी कुछ भी पे नहीं किया है, ये हमारे पास टोटल अभी केवल ऐसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। अब हमें इसमें क्या करना है, जो हमें 6% के हमने जो डिबेंचर हैं उसको घटाना है, जो हमारे पास 6% का डिबेंचर है उसको घटाना है। तो हमारे पास जो इनकम आई है कितनी है, 1,70,000, 1,70,000, ठीक। अब हमारे पास डिबेंचर्स कितने के थे, हमारे पास डिबेंचर कितने थे, हमारे पास डिबेंचर थे यहाँ पर 3 लाख के, हमारे पास यहाँ पर देखिए 3 लाख डॉलर ऑफ 6% डिबेंचर, तो 3 लाख का 6% कितना हो गया, 3 लाख का 6% हो गया आपका 18,000। तो आपको वो जो इंटरेस्ट आपने पे किया है डिबेंचर्स पर, आपको इनकम में से वो घटाना पड़ेगा, आपको इनकम में से वो घटाना पड़ेगा। तो देखिए आपकी इनकम कितनी आई थी, 1,70,000, उसमें डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट है वो आपको है 18,000, तो वो घटाना पड़ेगा। तो कितना आ गया, 1,50,000, ये नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक। अब यहाँ पर आपका इनकम आई थी फ्यूचर में जो अपकमिंग ईयर था 2,20,000, उसमें डिबेंचर्स का इंटरेस्ट आप घटा रहे हैं 18,000, तो आपके पास जो अर्निंग आई है वो आ गई अब 2,02,000, ठीक। ये आपके पास आपने इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट पे करने के बाद आपकी इनकम आ गई। अब इसमें आपने केवल क्या नहीं पे किया है, टैक्स, आपने जो पे नहीं किया वो है टैक्स। तो अब इसमें से टैक्स भी पे कर दीजिए, टैक्स कितना है, 50%। आपको जो इसमें टैक्स पे करना है दैट इज 50%। तो यहाँ पर देखिए 1,50,000 जो इनकम है, इनकम पर ही टैक्स पे किया जाता है, तो आप इसका 50% पे कर देंगे, तो 1,52,000 का 50% आएगा 76,000, 76,000। तो ये आ गया आपका, जो माइनस करने के बाद आएगा 76,000, ये है अर्निंग आफ्टर टैक्स,
अर्निंग आफ्टर टैक्स। और यहाँ पर आप 2,02,000 का 50% पे करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1,01,000, 1,01,000। ठीक, तो ये आपकी 1,01,000 इनकम है आफ्टर टैक्स। कब? जो आपकी सेल्स इंक्रीज हुई है। आपने इक्विटी शेयर कितने हैं? इक्विटी शेयर थे आपके $2,00,000 के और एक की कीमत थी 100, तो टोटल मतलब कि कैसे निकालेंगे? 2,00,000 डिवाइडेड बाई 100, तो आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आ जाएंगे? 2,000। ठीक, 2,000 आपके नंबर ऑफ शेयर ये आ गए। तो अब यहां पर देखिए अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर क्या होगी? जो आपके पास इनकम आई है अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसमें से नंबर ऑफ शेयर्स का डिवाइड कर देंगे। आप उसमें से नंबर ऑफ शेयर्स का डिवाइड कर देंगे। तो नॉर्मल सिचुएशन में देखिए, नॉर्मल सिचुएशन में आपकी जो इनकम है वो कितनी है? 76,000, 76,000। ये कि सब कुछ पे करने के बाद है, तो 76,000 में से आपको अर्निंग पर शेयर निकालनी है। तो जितनी इनकम है उसमें से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को से डिवाइड कर दीजिए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? 2,000, तो 76,000 डिवाइडेड बाय 2,000, so how much will become? That is 38, 38। अब दूसरे जब आपकी सेल्स बढ़ी हुई है तो उस कंडीशन में आपका 1,01,000, 1,01,000 डिवाइडेड बाई कितना? 2,000, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके पास 2,000 है, तो आप उससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 50.5। आपके एक शेयर में जो अर्निंग हो रही है नॉर्मल सिचुएशन में हो रही है $38 की, और जब सेल्स इंक्रीज हो रही है तब आपकी अर्निंग हो रही है $1 में, एक शेयर में आपकी $50.50 की, $50.50 की। अब जो अर्निंग पर शेयर में परसेंटेज चेंज है, अर्निंग पर शेयर में परसेंटेज चेंज है, उसको कैसे निकालेंगे? जो अर्निंग आपकी बाद में हुई दैट इज 50.50 माइनस किसके बाद हुई है? 38 पर, वो घटा देंगे, डिवाइडेड बाय जिससे चेंज हुई है। परसेंटेज आप सबको निकालना आता होगा। तो ये हमने परसेंटेज चेंज निकाल लिया है अर्निंग पर शेयर में। 50.5 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 38 इंटू 100, ये हमने परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर निकाला हुआ। तो हमारे पास कितना आया है? 32.90। मतलब कि जब आपको अर्निंग पर शेयर नॉर्मल कंडीशन में थी 38 रुपए, आपकी जब सेल्स बढ़ गई तो आपके जो अर्निंग है वो कितनी बढ़ गई? 32.90% आपकी बढ़ गई, 32.9% आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ गई। इसीलिए जब किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं, आप जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर उस कंपनी की सेल घटती है तो आपकी सेल भी, जो अर्निंग इन्वेस्टमेंट है शेयर्स में, वो भी कम हो जाएगा। जैसे ही कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी या कंपनी की सेल बढ़ेगी तो आपने जो इन्वेस्ट किए हैं शेयर्स में उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये आपने निकाल लिया परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो हम परसेंटेज चेंज ईबीआईटी निकालने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास जो टोटल क्या था? प्रॉफिट आया था। कौन सा प्रॉफिट? सॉरी, टोटल हमारे पास हाँ, हमारे पास ईबीआईटी, ईबीआईटी में परसेंटेज चेंज हमारे जो ईबीआईटी आई थी उससे हम परसेंटेज चेंज निकालते। तो ईबीआईटी हमारे पास कहाँ है? ईबीआईटी हमारे पास रहा, ये रहा। जो हमारे पास सेल्स इंक्रीज होने के बाद है वो है 2,20,000, नॉर्मल सिचुएशन में 1,70,000। तो इसमें परसेंटेज चेंज कितना है? 29%। इसमें जो परसेंटेज चेंज है वो है 29%। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है लीवरेज, हमें निकालना है लीवरेज। और एक चीज और निकाल, हमें सारे के सारे लीवरेज निकालने हैं। चलिए, इसमें हमें क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम हमारे पास कितना था? हमारे पास जो बढ़ी हुई कंडीशन थी उसमें थी 4,80,000, ये है हमारे पास जो बड़ी कंडीशन है 20% इंक्रीज के बाद। नॉर्मल कंडीशन में 4 लाख। तो सेल्स वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हुआ है? वो है हमारे पास 20% का। फिक्स्ड कॉस्ट में देख लेते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट तो बिल्कुल फिक्स्ड है। अब इसके बाद क्या निकालना है? हमें सारे के सारे
नाउ द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज मच हायर, जो ईपीएस में परसेंटेज चेंज है वो काफी ज्यादा है, दैट इज कितना 32.9% देन द परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी एंड द परसेंटेज चेंज इन सेल्स वॉल्यूम 20%, देयरफॉर द फ्यूचर प्लान इज कंसीडर्ड टू बी वायबल। इसका मतलब कि अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास फ्यूचर सेल है, जो हमारे पास फ्यूचर सेल है उसमें हमारे पास जो ईबीआईटी और जो हमारे पास सेल्स वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में हम अर्निंग पर शेयर हमारी काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। तो इसका मतलब कि जो हमारा फ्यूचर प्लान है वो सही है, हमारा फ्यूचर प्लान वो सही है। ठीक, अब हम जरा इसके लीवरेज निकाल लेते हैं। देखिए फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग प्लान है उसमें 170,000 ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, तो हमारे पास ईबीआईटी कितना आया है जो एग्जिस्टिंग नॉर्मल है अभी 1,70,000 डिवाइडेड बाई ईबीटी 1,50,000, तो इसमें आया है 1.13। 1.13 फ्यूचर प्लान में देखिए, एक सेकंड, हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ बोलिए, हाँ हाँ मैम अभी रुक जाइए थोड़ा, मैं 5 मिनट में क्लास ले रहा हूँ मैं। तो ये आपका जो एग्जिस्टिंग प्लान है उसमें फाइनेंशियल लीवरेज आपका आ रहा है 1.13%, 1.13%, और आपका जो फ्यूचर प्लान है उसमें आपका जो लीवरेज आ रहा है फाइनेंशियल लीवरेज दैट इज 1.089, 1.089। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कितनी है, दैट इज 1.13। आपकी डिग्री ऑफ जो आपकी फाइनेंशियल लीवरेज है वो कितनी है 1.13। ऑपरेटिंग लीवरेज देख लीजिए, ऑपरेटिंग लीवरेज आपका कितना है, जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें 1.47, और यहां पर देख लीजिए जो आपकी सेल्स बढ़ने के बाद है 1.36। ठीक, डिग्री ऑफ आपका जो ऑपरेटिंग लीवरेज है उसकी है आपकी 1.47, दैट इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू। इसके बाद आप इसका कंबाइंड लीवरेज भी देख लीजिए, कंबाइंड लीवरेज है फाइनेंशियल लीवरेज इनटू ऑपरेटिंग लीवरेज, तो यहां पर आप सीधा मल्टीप्लाई करें, आप चाहें तो सीधा ईबीआईटी अपॉन ईपीएस भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो सीधा आप ईबीआईटी अपॉन ईपीएस भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपने चूंकि यहाँ पर फाइनेंशियल और ओवल दोनों निकाल लिया है वो आपको आसान पड़ेगा, तो हम सीधा डायरेक्ट यहीं से निकाल दे रहे हैं। फाइनेंशियल लीवरेज आपका कितना आया है, दैट इज ये रहा आपका नॉर्मल कंडीशन में 1.13 इंटू ऑपरेटिंग लीवरेज दैट इज 1.47, जो इंक्रीज सेल्स है उस कंडीशन में 1.089 इंटू 1.36। ठीक, तो ये आया आपका 1.48। नॉर्मल कंडीशन में आपका यहाँ पर देखिए 1.66, यहाँ पर 1.48। तो अब यहाँ पर देखिए जो एग्जिस्टिंग प्लान है और जो फ्यूचर प्लान है उसमें आपके जो फ्यूचर प्लान है उसमें फाइनेंशियल लीवरेज कम है, में फाइनेंशियल लीवरेज कम है। इसका मतलब दो ईपीएस इज फेवरेबल इन द फ्यूचर प्लान, अब यहाँ पर देख लीजिए फाइनेंशियल लीवरेज कम आ रहा है, यद्यपि यहाँ पर ईपीएस आपका फ्यूचर प्लान में फेवरेबल है, द कंबाइंड लीवरेज इज नॉट फेवरेबल, आपका जो कंबाइंड लीवरेबल है वो आपका फेवरेबल नहीं है। क्यों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कम है, आपका जो कंबाइंड लीवरेज है फ्यूचर में आपका 1.48 है लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में 1.6 है। ऐसा क्यों है, ये इसलिए सिंस देयर इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ द फाइनेंशियल लीवरेज ऑन द कंबाइंड लीवरेज, क्योंकि यहां पर आपका जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो आपके कंबाइंड लीवरेज को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो आपका फाइनेंशियल लीवरेज है वो आपके कंबाइंड लीवरेज को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये क्या बताता है, ये बताता है इट शोज दैट द कंपनी इज नॉट यूटिलाइजिंग इट्स बोरोइंग कैपेसिटी प्रॉपरली एंड फुली, ये बताता है कि कंपनी अपनी बोरोइंग कैपेसिटी को, मतलब कि जो उसको डेप्ट लेना है उस कैपेसिटी को प्रॉपरली या अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही है। आपको पता, देखिए आपने क्या निकाला और यहां से आपको क्या आइडिया मिला, therefore the manager should be cautious in implementing the future plan। इस वजह से अब देखिए आपकी अर्निंग पर शेयर तो बढ़ रही है लेकिन
उसकी बोरोइंग कैपेसिटी का इस्तेमाल अच्छे से नहीं हो रहा, इस वजह से मैनेजर को जिस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में केवल उसको प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए, केवल उसको अर्निंग पर शेयर जो निकल रही है केवल वही देख करके फ्यूचर प्लान को इम्प्लीमेंट ना कर दें, ठीक है ना। इस वजह से इस मैनेजर को यह भी ध्यान रखना चाहिए अगर वो फ्यूचर प्लान इंप्लीमेंट कर रहा है तो जो उसकी बोरोइंग कैपेसिटी है उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको अपनी जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज है उसको बनाने में उसको बहुत हेल्प मिलेगी। हमने ये जो इतना सब कुछ निकाला है इससे उसको ये पता चल गया कि फ्यूचर में मेरी अर्निंग पर शेयर तो ठीक है लेकिन अभी भी उसमें रिस्क है, अभी भी उसमें रिस्क है। तो जब भी उसको अपने फ्यूचर प्लान को अगर इंप्लीमेंट करना चाहता है तो उसको सावधान रहना चाहिए या फिर वो उसको इस तरह से मैनेज करे कि उसके उस रिस्क को रिड्यूस किया जा सके, ठीक। तो ये था आपका कंबाइंड लीवरेज के बारे में डिटेल था। अब अगर यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। और हाँ, सब लोग प्लीज अपना नाम लिख दीजिए चैट बॉक्स पर। एवरीबडी प्लीज राइट डाउन योर नेम इन चैट बॉक्स। यशस्वी, अमित, हिमांशी, प्रियांशी, सुशील, मनसा, सचिन, इशिता, और कोई रह गया? निष्ठा, आपने नाम नहीं लिखा बेटा। निष्ठा तिवारी, प्लीज राइट डाउन योर नेम।